सभी को नमस्कार। पशु परिचर की भर्ती आई और फिर ऐसा लगा कि गई, लेकिन बाद में हवा आई कि नहीं आएगी, है ना। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर कुछ अपडेट होगा, उसके बाद फाइनल फॉर्म भरने ये शुरू करेंगे। और जहां तक है जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही था कि जो पशुधन सहायक की जिन्होंने डिप्लोमा किया, कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि हम स्पेशलाइजेशन हमारे पास है और आपने इसमें सभी को शामिल कर लिया, हमें दिक्कत नहीं है, सबको शामिल करो, लेकिन कुछ बेनिफिट हमें मिले। जैसे होता है ना कि राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ एनसीसी वालों को स्पेशल कुछ बेनिफिट मिलता है या खेल खिलाड़ी वाले को मिलता है, तो वैसा कुछ रखा जाना चाहिए था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि फॉर्म भरने एक बार इन्होंने बंद कर दिए। तो वो तो वही बात है कि इनको सिर्फ यही तो कहना है कि जिसके पास डिप्लोमा होगा उसको इतना परसेंटेज अलग से बेनिफिट मिलेगा, और जैसे ये होगा उसके बाद फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये अभी इसलिए जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि अब करे कौन, क्योंकि आचार संहिता है। तो आचार संहिता में मुझे नहीं लगता कि ये अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल तरफ से तो आ ही नहीं सकता। और रही बात अपने इस अधीनस्थ बोर्ड की या जो भी, तो इनकी तरफ से तो फाइनल जब होगा तब फाइनल पता लगेगा कि ठीक है, या तो हो सकता है इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ भी जाए, हो सकता है अभी स्टेटमेंट कोई ना भी है, लेकिन ये फाइनल है कि भर्ती आ चुकी है। और ये भी फाइनल है कि एग्जाम इन्होंने पहले इतना आगे दे दिया कि कल को ये दिसंबर में भी फार्म भराने शुरू करेंगे ना, तो भी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। और इन्होंने संभावित क्या लिखा है, जून जुलाई। तो इसका मतलब भगवान की दया से टाइम तो खूब है। और जो इन्होंने सिलेबस दिया है, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है कि बहुत सारा टाइम लगे, 3.5-4 महीने में कोर्स आराम से हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से जो रहेगा वो राजस्थान जीके रहेगा, उसके अलावा साइंस रहेगा, मैथ रहेगा और एक आपका सब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर जो है। अब इसमें एक तो कोर्स वो पीडीएफ खोलना, ये तो आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, क्लियर है ये बात तो। और कितने पद थे इसमें, 5,934। और ये विज्ञापन था 6 तारीख का, 6/10। और पद का नाम है पशु परिचर। कई तो ये कहते हैं कि सर ये परिचर क्या है, कोई गाय भैंस चराने वाला तो नहीं है क्या ये। तो पहले तो ये बताओ कोई सरकारी भैंस है, सरकारी गाय हो, सरकारी भैंस, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो क्लियर है ना कि भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको भर्ती कर लेगा और आपको कहेगा कि ये सरकारी गाय है या ये सरकारी भैंस है। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई 17-20 हजार रुपए दे तो हम तो जोटा चरा ले दिक्कत क्या है भाई, गाय की बात ही छोड़ो भाई। पहली बात तो ये कि ये जो इस समय का टाइम है, इस समय सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है ना, और अच्छी मतलब तनख्वाह होनी चाहिए। दिक्कत क्या है इसके अंदर, तो वो चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये क्या है कि जैसे पशुधन सहायक होता है, यानी जो डॉक्टर होता है उसका एक सहायक होता है। जैसे अपने स्कूलों के अंदर सहायक लगे थे, है ना, कि शिक्षक सहायक, है ना, तो उसी तरीके से एक सहायक कर्मचारी रहेगा प्रत्येक डॉक्टर के साथ। तो वो एक मतलब पोस्ट है। और मैंने ये देखा है कि ये जो सहायक कर्मचारी होते हैं, हालांकि इनकी पहले पोस्ट नहीं आती थी, ऐसे वैसे ही लग रहे थे ये, अब इन्होंने स्पेशली ये पोस्ट सर्जित कर दी। तो आपने कभी ये देखा है क्या कि डॉक्टर आ रहा है उसके साथ कोई सहायक भी आ रहा है? बहुत कम चांस होते हैं, आते हैं तो ठीक है आगे। तो इसका मतलब ये है कि इनका स्पेशल कोई काम ही नहीं है इतना बड़ा, ये छुट्टी पर ही रहते हैं, अपने साइड बिजनेस चलाते रहते हैं, है ना। तो वो चीज है कि मतलब ये है कि एक अच्छी पोस्ट है, बुरी पोस्ट नहीं है, जिसके अंदर काम बहुत ज्यादा है ही नहीं, काम है कितना इनको खुद ही नहीं पता, इस तरीके की ये पोस्ट है। तो आप निश्चिंत होकर के, भाई सिंपल सी बात है, आज अगर तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अब इस समय आपके सामने 2 ही भर्तियां हैं,
10वीं पास पर। जिड्डी 85,000 पोस्ट है और ये 6,000 पोस्ट है। राजस्थान पुलिस तो आई, यही पता लगा क्या, है ना? क्योंकि कोई कहता है कि नहीं सीटी वाले देंगे, जरूर फाइनल है। फिजिकल होगा, कब होगा क्लियर तो नहीं हो रहा अभी। दूसरी बात ये कि फिजिकल के अंदर 15 गुणा में शामिल कौन होगा, क्लियर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि इस समय की जो भर्ती है वो 2 है, तीसरी भर्ती कभी भी अनाउंस हो सकती है रेलवे की, और उसमें पद आएंगे 4 लाख। तो ये मतलब एक तरफ से बम्पर भर्तियां हैं। जिड्डी 85,000, रेलवे लगभग 4 लाख, और इधर ये 6,000। और इनमें लिखा होता है, मान लो ठीक है रेलवे में 12वीं पास भी है, लेकिन इसमें क्या होता है खास करके देखो कि इधर राजस्थान जीके, उधर इंडिया जीके, इधर भी मैथ है उधर भी मैथ है, इधर रीजनिंग नहीं है उधर रीजनिंग है। ये फर्क है थोड़ा सा। लेकिन जो ढंग से तैयारी कर रहा है वो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो एक विज्ञापन था, और इस विज्ञापन के अंदर इन्होंने भाग ए और भाग ब लिखा था। अब इस ए और ब भाग के अंदर इन्होंने साफ साफ लिख दिया पाठ्यक्रम कि ए भाग में क्या रहेगा, राजस्थान का जीके रहेगा, और ब भाग में 45। टोटल तो कितने नंबर रहेंगे, 150, और प्रश्नों की संख्या 150। कितने समय का, नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या, लेकिन 1/3 नहीं रहेगी, 1/4 रहेगी। हाँ 4% अगर गलत करोगे। अब ये बताओ प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40%। अब जितनी भी भर्तियां आ रही है ये फिक्स कर दिया सभी भर्तियों के अंदर, और इसको जैसे ही फिक्स किया तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पीटीआई की भर्ती आई, लगभग 5,000 फार्म भरे गए, मान लो 2 लाख 2.5 लाख जो भी XYZ। तो सबको ऐसा लग रहा था कि फार्म तो 2 लाख भरे गए या 2.5 लाख, और पद तो 5,000 ही है। पेपर दिए, रिजल्ट आया तो पता लगा कि 2,000 पद ही खाली रह गए। कारण कि उनके जीके में 40% ही नहीं बनी, जीके या सब्जेक्ट जो भी था, क्योंकि दोनों में 40-40 जरूरी था। उसके बाद मैथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जैसे 1700 पोस्ट आई, 800 पोस्ट ही खाली। पंजाबी फर्स्ट ग्रेड में 17 पोस्टें थी, 17 में 4 पोस्टें भरी गई, बाकी पोस्ट ही खाली, और 4 भी डबल में भरी गई। होता है ना 2 गुना बुलाते हैं, तो उस 2 गुना में 4 पहुंचे थे, बाकी पास ही नहीं कर पाया कोई। हर सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम हल्के में ले लेते थे, ऐसा लगता था 40 का क्या है, 40 तो ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। जो ढंग से तैयारी करेगा ना उसके ही आएंगे। और इन्होंने जो ये लिख दिया ना 40%, इसका मतलब जो तुक्के मार के करते हैं ना क्वेश्चन, उनके सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 100 से कम तो कोई रुकेगा ही नहीं। आ तो 70, 80, 90 ही रहे होंगे, लेकिन 100, 125 करके आएंगे और फिर कहेंगे 10-20 तो हमने किए ही नहीं। जबकि सिलेक्शन उसका होगा जो मैं ये कहता हूँ 4-5 गलत करे, ताकि वो एडजस्टमेंट बैठ जाए, ज्यादा से ज्यादा 6 गलत कर दे। लेकिन अगर कोई इस तरीके से तुक्के लगाएगा ना तो वो मैदान से बाहर हो जाएगा। तुक्के नहीं लगाना। अब उसके बाद में इन्होंने देखो सिलेबस में क्या दिया, जो ए पार्ट है उसके अंदर इन्होंने लिखा है, एक तो राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि। अब इसका मतलब है कि आपको राजस्थान जीके कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी नहीं पढ़ना, इसमें नहीं लिखा हुआ। राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है। उसके अलावा इन्होंने एक शब्द लिखा, कौन सा, सामाजिक अध्ययन। अब ये भी एक डाउटफुल था कि इसमें क्या पढ़े। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक सामाजिक अध्ययन। अब आप कहोगे सामाजिक अध्ययन का मतलब
राजस्थान अध्ययन, जैसे मान लो होता है ना, आपने लगी होती है छठी क्लास में हमारा राजस्थान, भाग प्रथम, भाग द्वितीय, भाग तृतीय, 3 तक तो वो चलती है। फिर राजस्थान अध्ययन भाग प्रथम, राजस्थान अध्ययन भाग द्वितीय, नहीं, वो तो इसको कवर करेगी, वो भी पढ़ना है, लेकिन वो किसको कवर करेगी? 105 में राजस्थान जीके को कवर करेगी। इसको जो कवर करेगी ना, वो पुस्तक है जो कक्षा 6 से 10 तक हमारा अतीत, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक लिखा होता है ना, जो 2-2, 3-3 किताबें लग रही है, वो वाली किताबें पढ़नी है अपनी को। और पर्सन आएंगे, देख लेना खूब सारे वहां से, और वो पढ़ना है तो इसका मतलब वहां पे इंडिया का भी है और वहां पर वर्ल्ड का पोर्शन भी है। लेकिन इंडिया और वर्ल्ड का अलग से नहीं पढ़ना। कल को आप इंडिया ज्योग्राफी की बुक ले आओ, वर्ल्ड ज्योग्राफी की ले आओ, नहीं, केवल उसमें जितना लिखा हुआ, आपने वन रक्षक की दी होगी पेपर तो कभी, उसमें आता है ना, वो सेम पोर्शन है इसकी, अलग से नहीं पढ़ना, उसमें है उतना। तो उसमें संस्थान क्या करेगा कि हमने क्या किया, इसका सार निकाल लिया। सामाजिक अध्ययन हमने एक पुस्तक निकाली है, उसमें हमने राजस्थान जीके भी कंप्लीट कर दिया और उसमें हमने सामाजिक अध्ययन भी कंप्लीट कर दिया और पशुधन यानी पशुपालन से संबंधित जितने टॉपिक है वो सारे कंप्लीट कर दिए। और इसके अंदर हम आपको एक टास्क दे दिया करेंगे, भी कक्षा 6 को पढ़ कर आना है, उसमें से हम टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप वैसे पढ़ोगे ना तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। हमारा परिवार, मतलब सिंपल सी बातें लिखी होती है, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ कर आओगे, उसके अपने टेस्ट लेंगे तो फिर कवर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो ये और भाग ब के इन्होंने सारे टॉपिक दिए हैं जो अभी आपको भानी सर बता देंगे क्रम वाइज। अब अपने बात करें, इसके अंदर आपको संस्थान पढ़ाएगा क्या क्या, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हालांकि हमने ये पुस्तक भी निकाल ली पशु परिचर के ऊपर पूरी की पूरी, लेकिन आपको कम से कम उधर क्या पेजों की संख्या दी हुई है, अपने तो इसके ऊपर बात करते हैं कि आपको कम से कम ये तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। देखो, राजस्थान एक परिचय का मतलब है राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान का नक्शा अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर अपने टॉपिक करते ही है जिलों व नगरों के संस्थापक, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका नवीनतम जिले और संभाग की रहेगी। पहले टॉपिक की नक्शे की रहेगी, नवीनतम जिले। हालांकि आरएस का अभी ताजा उदाहरण है कि एक सिंगल क्वेश्चन नया नहीं आया, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि पेपर तो मई जून में भी होगा, और मई जून में होगा तो फरवरी में बजट आ जाएगा, फरवरी में आर्थिक समीक्षा आ जाएगी। फरवरी में जब आर्थिक समीक्षा आएगी तो वो कहीं ना कहीं 50 जिलों के ऊपर आएगी, इस जिले में ये, इस जिले में ये नई शुरुआत, और वो एक ऑथेंटिक प्रमाण हो जाएगा। अभी तक कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि ऑथेंटिक प्रमाण नहीं था। तो सरकार, मान लो कोई भी एग्जामिनर क्यों रिस्क लेगा इस चीज की, तो अब उनके पास जैसे ऑथेंटिक प्रमाण आएगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो संभाग है, प्रतीक चिन्ह है, अक्षांश देशांतर है, उपनाम है, तो ये तो हो गया बेसिक। हालांकि इसमें भी अपने तो 2-4 एक्स्ट्रा टॉपिक करते हैं। उसके बाद में भौतिक प्रदेश, अपवा तंत्र, नहर परियोजना, बांध परियोजना, झील, जलवायु, पर्यटन, अभ्यारण्य, वन संपदा, कृषि, मिट्टी, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, पशुधन, परिवहन और जनगणना। अब इसके अंदर एक बात बताओ कि कल को हम जनगणना कर रहे हैं, मान लो आप कहते हैं कि जनगणना करते हैं तो 10वीं का लेवल ध्यान में रख के करानी है, तो ये बताओ लेवल लिखा कहाँ है कि जनगणना का ये टॉपिक है, इसमें ये 4 क्वेश्चन 10वीं के लेवल के हैं और ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन वाले हैं या 12th वाले हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। अब इसका मतलब जो भी टीचर आएगा, हम देखो इसके ऊपर साइड लिखे, हमको ज्ञान नहीं दिया, हम तो अपनी तरफ से पूरी बात करेंगे कि भाई ये टॉपिक है और इसका ये नहीं कंप्लीट है। और दूसरी बात ये कि 6 महीने कम नहीं होते, 6 महीने 7 महीने आपके पास टाइम पड़ा है, तो क्या ऐसे करो ना कि इसके बाद कोई भी कंपटीशन जिसमें राजस्थान की है तो वो राजस्थान जी के आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो हम उस लेवल को लेकर के चलेंगे और मैं ये कहता हूं कि कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, जो 10वीं पास है ना, या 12वीं पास है, उसकी मेहनत देखो कि उसने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है अभी,
तो उसने प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिटेल में लिखा है, और डिटेल में लिखने से पहले उसने उस बुक को पढ़ा है, और उस बुक में जैसा ऐसे था, स्टोरी था, या कोई भी जैसी बात लिखी हुई थी वैसा का वैसा वो छाप कर आया है पूरा का पूरा। और उसके नंबर देखो कि पूरे में पूरे ही हैं, लगभग आते हैं। इसका मतलब दिमाग सबसे तेज 10वीं क्लास वाले विद्यार्थी का होता है। 10वीं 12वीं जिसने की है उसका दिमाग सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है। जैसे जैसे वो हाई लेवल पर जाता है, 10वीं का विद्यार्थी पहले दिन से लास्ट तक पढ़ता है, 12वीं वाला भी पढ़ता है। अब जैसे जैसे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में जाता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है। और शॉर्टकट ढूंढने की आवश्यकता नहीं, तैयार ही मिलता है उसको कि वो जैसे ही कॉलेज में प्रवेश करेगा, उसके जो सीनियर है वो कहेंगे टेंशन मत लेना, 5 दिन पहले 5% दूंगा, बस करके आने हैं तेरे को, है या नहीं है। अब उसके बाद देखो कि उसने पूरे साल संदेश दिया अपने दिमाग को कि तेरे को इतनी तारीख को ये 5% मिलेंगे। और कई बार तो ऐसा रिस्क होता है कि वो 5% एक दिन पहले ही मिलते हैं, लेकिन उस संदेश हम भेज रहे हैं उस दिमाग को कि एक दिन पहले तेरे पास पर्सन आएंगे, बस वही पढ़ने हैं तेरे को। और वो पर्सन आते हैं, विद्यार्थी एक दिन में उसको पढ़ लेता है, पेपर देने जाता है, कॉपी सबसे ज्यादा वही भरता है ना। मतलब दिमाग तो सबके पास है, लेकिन उसने चलाना छोड़ दिया 12th के बाद, और उसके बाद वो पेपर दे के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत थी उसमें तो कम हो गया ना। और उसके बाद क्या है, जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन होती है, फिर घर वाले पूछते हैं अब बता क्या करेगा। तो फिर दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई एमए करेगा या कोई बीएड कर लेगा। फिर घर वाले कहते हैं चलो 2 साल और, कोई बात नहीं, फिर वो बीएड कर लेता है, ज़्यादातर आजकल ये हो रहा है। फिर घर वाले कहते हैं अब बता क्या करेगा, कब मैं तैयारी करूंगा। तो इसका मतलब आप 10वीं के बाद शुरू कर रहे हो, और वो 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड, उसके बाद वो वापिस आएगा और हम कहेंगे 50 जिले याद करो। यही होगा शुरुआत। अब यहां पर मान लो कोई डिग्रीधारी बैठा है, चाहे वो कोई भी डिग्री लेके बैठा है, और एक 10वीं पास बैठा है, लेकिन पढ़ना क्या पढ़ रहा है, वही राजस्थान जीके। तो इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि हमने 10वीं के जस्ट बाद ही इस काम को शुरू कर दिया, और 6 महीने ढंग से दे दो, उसके बाद में आप उस मैटर को दोहराते रहना, कुछ नया अपडेट होता है उसको अपडेट करते रहना। मैं कहता हूँ चाहे आरएएस की भर्ती भी आ जाए, जितना पोर्शन आप यहाँ पे पढ़ लोगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो जितनी डिटेल हम करवाएंगे वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ये इतिहास है, तो इतिहास में भी अभिलेख, हालांकि अभिलेख में जो एग्जाम में पूछे गए हैं मुख्य रूप से उनके ऊपर फोकस रहेगा। सिक्कों का टॉपिक है, सभ्यता है, राजवंश सारे अपने पढ़ेंगे, चाहे वो मेवाड़, मारवाड़, चौहान, आमेर, गुर्जर, प्रतिहार, बीकानेर हो, क्रांति हो, ये सारे टॉपिक अपने को कंप्लीट रूप से पढ़ने हैं। उसके बाद में कला संस्कृति, कला संस्कृति के अंदर भी कंप्लीट टॉपिक है, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, भाषा बोलियां, या साहित्य ग्रंथ है, देवी देवता है, मंदिर है, दुर्ग, हवेली, छतरी, बावड़ी और मेले। अब इसके बाद में अब आती है जिसके ऊपर सब विद्यार्थियों का एक है कि भाई इसके अंदर क्या करें, सामाजिक अध्ययन। तो भाई इसके अंदर क्या करें, हमने तो कर दिया, अब आपको करना है कि हमने तो जो बुक निकाली है ना, उसमें कक्षा 6, 7, 8 हमारे अतीत भाग, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन रहे, लेकिन जितने बन रहे थे वो हमने इसके अंदर रख दिए। अब उसके बाद में यही भारत व समकालीन विश्व, ये किताबों के नाम है। तो ये किताब का जो सार है, भाई यहाँ पर आपको बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको वैसे मिल जाएगा कि भाग है, भाग ब। अब जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है तो 3, 4, 5 बुकलेट बना रखी है हमने, तो वो अलग अलग बुकलेट मिल जाएगी। कला संस्कृति की 2 है, हिस्ट्री है 1 या 2, उसकी मिल जाएगी। तो वो टीचर भी आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी है तो 3 है, हिस्ट्री है या कला संस्कृति है, तो कम से कम राजस्थान जीके भी 5-6 टीचर मिलकर आपको पढ़ाएंगे, और ये टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम आपको मैटर उपलब्ध करवाएंगे। हम नहीं कहेंगे कि मार्केट से आप किताबें खरीदो, ज़्यादा मैटर हम देंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा।
और उसमें भी क्या होगा, आपको टास्क मिलेगा कि भाई आज इतने पेज आपको पढ़ कर आनी है। सप्ताह में 2 दिन भी टेस्ट रखेंगे, क्योंकि 6 से 10 तक की किताबें हैं ये सारी की सारी, तो इनको क्रम वाइज अपने पढ़ाएंगे तो ये सारा अपने आप ही कवर हो जाएगा। ये कंप्लीट यहाँ तक सामाजिक अध्ययन ही था। तो प्रिंट में आपको मैटर मिलेगा, उसमें टास्क मिलेगा कि भाई इतने इतने टॉपिक आपको रोजाना पढ़नी है, इतने पेज पढ़नी है। और मैं आपको बताऊं, ये ही सबसे ज़्यादा सबको आगे या पीछे करेगा, क्योंकि राजस्थान जीके सबका अच्छा हो जाएगा। 6 महीने मेहनत कर लेगा, हो जाएगा। मैथ उसने हो सकता है पहले पढ़ रखी हो, नहीं तो अब पढ़ेगा तो भी कवर हो जाएगा, साइंस भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन का बड़ा रोल रहेगा, और वो हम आपको पेज वाइज दे दे करके याद कराएंगे, बार बार टेस्ट लेंगे तो याद हो जाएगा। तो एक बात और कि अपने बोलते हैं ना कि आरएएस की तैयारी करो, तो किसी से राय लेते हैं तो वो क्या कहता है कि जी एनसीईआरटी आरबीएससी की 6 से 10 तक की किताबें पढ़ो, होता है ना ये। अब एक बात बताओ, 6 से 10 में तो हम आज 10वीं का एक पशु परिचर की जो पोस्ट आई है उसमें पढ़ रहे हैं ना। अब रही बात ये कि 6 से 10 में केवल एक बुक रह गई, राजस्थान अध्ययन। हमारा राजस्थान भाग प्रथम द्वितीय तृतीय छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं में राजस्थान अध्ययन 1 और 2, उस किताब का सार भी मैं आपको क्लास में उपलब्ध करवाऊंगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ कराओगे तो उससे भी क्वेश्चन, अभी वन रक्षक का पेपर हुआ, मैं आपको बता दूं, छठी सातवीं की किताब थी, 27 क्वेश्चन आए थे, और वो क्वेश्चन थे जो हम क्लास में नहीं पढ़ते ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे सिंपल थ्योरी में दिया हुआ था। तो वो किताबें हल्के में नहीं लेंगे, वो भी पढ़ना है और राजस्थान जीके भी पढ़ना है। तो ये तो रहेगा मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा काम। उसके अलावा साइंस में क्या कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ में क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, और आपके सब्जेक्ट में क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर आपसे अभी टीचर बात करेंगे। अभी भानी सर आएंगे तो वो आपको बताएंगे पशु विज्ञान जो है, पशुपालन से संबंधित जो भी पोर्शन है उसमें क्या पढ़ना है, उसके ऊपर सर बता देंगे। अभी आइए सर। गुड मॉर्निंग। देखो, इतना सारा सिलेबस देखने के बाद मैं इकोनॉमिकली अगर बात करूं, क्योंकि स्टूडेंट इकोनॉमिकली बहुत सोचता है आर्थिक रूप से, जब उसको किताब लेनी होती है ना तो बहुत तुलना करता है वो, ये 300 की है, ये 350 की है, ये 250 की है। मेरे को लगता है इस बजट के अंदर इतना सिलेबस तो किसी में कवर नहीं होता है। मैं तो संजय जी को बोल रहा था, मैंने कहा ये सारा का सारा 10th लेवल की वैकेंसी का है। बोले हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा अपने इसमें कुछ शॉर्ट करके पढ़ाएंगे। बोले नहीं, उतना ही पढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा पार्ट तो बचा ही नहीं जो कवर नहीं हो सकता। ये आप अभी देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को छोड़ के इसके अलावा तो कोई पार्ट बचा ही नहीं। कल को आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आराम से इस सिलेबस के थ्रू ही आप बहुत सारे कंपटीशन है वो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो जीके यहाँ पे आपका वेल हो जाएगा, ठीक है। जो सामाजिक है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बात रही जनरल साइंस की, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो 10th लेवल का है या 12th लेवल का है, उसमें मोस्ट ऑफ जो आपका बायोलॉजी का पार्ट रहता है वो भी इसी लेवल का ही पार्ट रहता है। यहाँ से मोटा मोटा अगर आप कवर कर लोगे तो फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो जनरल साइंस यहीं से आप कवर कर लेंगे। तो ये सिलेबस तो बहुत लेंथी है, लेकिन हमारे पास टाइम भी क्या है, बहुत सारा है। अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा। हालांकि मैं अभी सब्जेक्ट पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले देखो, राजस्थान जीके या सामाजिक या विज्ञान, इनका जो पैटर्न है वो चाहे 10th लेवल है चाहे 12th लेवल है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना डीपली क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। आपको तो सारे का सारा कवर करना है। लेकिन अगर पशुपालन की बात करें तो देखो 10th तक पशुपालन जैसा कुछ है ही नहीं। इसी किताब में कोई ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनें मिल जाएगी, 10 लाइनें मिल जाएगी, इससे ज्यादा आपको एनिमल हस्बेंड्री का कुछ नहीं मिलेगा। तो आप 10th से तो कुछ कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर सकते, भी 10वीं से तो आप तुलना कर ही नहीं सकते इसकी। तो अब ये मैटर है कहाँ पे, 11th 12th। लेकिन अगर अपने सिलेबस का डिस्कस करेंगे तो ये कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो 11th 12th से बाहर है। अब ये आपके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनली सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशनली इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी तो सारे आप पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको तो एक अलग से क्या है, पूरे का पूरा प्रिपरेशन करना है। अब देखो, मार्केट में कोई और वैकेंसी तो है नहीं, छोटे से बड़े यूट्यूबर या कोचिंग वाले सभी इसी पे लगे हुए। अब कोई भी यूट्यूबर आएगा, वो अपना लेक्चर लेगा तो उसमें वो ये चीज डालने की कोशिश करेगा कि मेरा लेक्चर स्पेशल हो जाए। अब मेरा लेक्चर स्पेशल करने में वो लेवल कहां तक ले जा सकता है आप देख सकते हो। मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूं, एनिमल हस्बेंड्री से बिलोंग करता हूं, मैं राजस्थान जीके की तो बात नहीं करूंगा। मैंने कहा राजस्थान जीके के अंदर तो मैंने आपको बताया था ना भी 10th लेवल की वैकेंसी है, 12th लेवल की वैकेंसी है, कोई दायरा नहीं है, क्वेश्चन कितना भी डीपली आ सकता है।
लेकिन अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में जाओगे तो ये 12th लेवल का जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम है, या फिर 2 एग्जाम लगते हैं आपके इंट्रेंस के, एक नेशनल लेवल का लगता है, एक स्टेट लेवल का लगता है, वहां भी एनिमल हस्बेंड्री होता है, पशुपालन होता है। उसके बाद डब्ल्यूओ का एग्जाम होता है, या फिर बैंकिंग लेवल पे एएफओ का एग्जाम होता है। सिलेबस यही है एनिमल हस्बेंड्री का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो इंक्रीज हो जाएगा ना। अगर आप बहुत ज्यादा चीजें फॉलो करोगे, यानी कई सारे आपने यूट्यूब चैनल फॉलो कर लिए, कई सारी आपने गाइड फॉलो कर ली, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जितनी एफिशिएंसी से मार्क्स ले सकते हो उतने मार्क्स नहीं ले पाएंगे, ये श्योर है। क्योंकि अभी जैसे एग्रीकल्चर के अंदर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, और आपको पता है कोचिंगों के अंदर सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल जो है ना वो राजस्थान में ही है। आप कंपैरिजन करके देख लेना, बहुत ज्यादा है। तो अब वो अपने लेक्चर को स्पेशल बनाने के लिए कुछ उसमें नई चीजें ऐड करते जाते हैं। और आप क्या है, जैसे मान लो कि आपने कोई बुक खरीद ली, या आपने कोई गाइड खरीद ली, या फिर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, अपना संस्थान किसी भी संस्थान को आपने ज्वाइन कर लिया, वहां पे वो आपको चीज नहीं बताएगी और आपने यूट्यूब पे सुन लिया, किसी दूसरी किताब में देख ली, तो आपको क्या लगेगा, ये किताब तो कम है, दूसरी खरीदोगे, दूसरों को फॉलो करोगे, फिर वो दूसरे में जो नहीं मिला फिर आप तीसरे में फॉलो करोगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो प्रोफेशनल आपका पार्ट है उसमें एक ही चीज को फॉलो करना है और ढंग से फॉलो करना है। इतना डीपली सिलेबस नहीं आएगा, इसका अपना एक फिक्स दायरा है, और वो दायरा 12th को क्रॉस नहीं करेगा, ये मान के चलिएगा। 12th को किसी भी लेवल के अंदर क्रॉस नहीं करेगा। इसमें क्या क्या पार्ट है मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता देता हूँ, भी आपको इतना इतना इसमें कवर करना है। इस सिलेबस को लेकर लंबा चौड़ा कितना ही डिस्कस करते जाए। पशुओं का सामान्य ज्ञान, देखो ये सामान्य ज्ञान हमने इस बुक में भी स्पेशल टॉपिक दिया है, अपने लोग भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जीके की बुक के अंदर पशुधन पढ़ते हो, राजस्थान का पढ़ते हो ना, वहां सामान्य ज्ञान उसका कवर हो जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये तो सिलेबस से जुड़ी होगी, जो सिलेबस में आपके पॉइंट आ गए उससे जुड़ी हुई परिभाषाएं तो हर एक टॉपिक के साथ डिस्कस होती है। हमने यहाँ पे स्पेशल भी मेंशन की है। पशु गणना चाहे आप बीएससी का पेपर दो, 12वीं का दो, 10वीं का दो, पीएचडी का दो, वो सबके लिए एक जैसी है जितनी पशु गणना। लेकिन नेशनल लेवल पे कोई विशेष डेटा नहीं पूछा जाता है, स्टेट लेवल का ही आंकड़े पूछे जाते हैं। नेशनल लेवल पे प्रथम द्वितीय या कुल उत्पादन है वही पूछे जाते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। राजस्थान का आपको अच्छे से पढ़ना होता है, वो ऑलरेडी आप जीके में पढ़ते हो। पशु गणना ऑलरेडी आप जीके में पढ़ते हो, तो ये 2 पार्ट तो आप पहले से जीके में पढ़ रहे हो। जैविक अपशिष्ट जो होते हैं उनको अपने कैसे ठिकाने लगाएं, ये बहुत आसान चीजें हैं। आप प्रैक्टिकली जो चीजें देखते हैं वो किताबों में उतर आई है, बस इतना फर्क है। प्रैक्टिकली हो सकता है आप उसे देसी भाषा में कुछ बोलते हो और किताबों में कुछ बोलते हो, इतना सा फर्क पड़ेगा, ये कोई ज्यादा मुश्किल आपका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अपने जैसे जैविक अपशिष्ट के अंदर जैसे अपने गोबर है, डंग है, उसका क्या यूज करते हैं, खाद बना लेते हैं, या फिर क्या है गोबर गैस के अंदर काम में ले लेते हैं, या फिर अपने कंडे बना लेते हैं। और आप एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं, चाहे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ना हो, क्योंकि कृषि से तो जुड़े हुए हैं। अपने घरों पे एक ही बात बोली जाती है कि कंडों से बढ़िया है कि आप क्या बना लीजिए, खाद, वो ज्यादा आउटपुट देगी। तो हमें बढ़िया तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, बस इतना सा है। भैंस देखो, गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, पशुओं का, ऊंट का और कुकुट का, बस मेनली इतने से ही पशु आपके सिलेबस में मेंशन है। इनका परिचय, इनके जन्म से मृत्यु तक जो भी इनका शारीरिक विकास है, जो भी इनका प्रबंधन है, और जो भी अपने इनके लिए स्पेशल क्रियाएं करते हैं, वो सब बातें आ जाती है परिचय के अंदर। उसके बाद आती है नस्लें। अब देखो, गाय की नस्लों की बात करें तो भारत में गाय की 53 नस्लें पंजीकृत है। पढ़नी हमेशा पंजीकृत ही होती है, वैसे तो बहुत सारी नस्लें होती है, तो 53 नस्लें पंजीकृत, आपको 53 नहीं पढ़नी, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है सिर्फ देसी नस्लें। और देसी में भी कौन सी, सिर्फ राजस्थान की नस्लें। तो राजस्थान की नस्लों को आपको पढ़ना है, 53 की 53 नहीं पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की जो नस्लें उनको ढंग से पढ़ना है। जैसे आप पढ़ते हैं जी हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ की राठी नस्ल है, तो वो हमारे यहाँ की देसी होगी ना, तो उसको पूरा डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा। मेवात की मेवाती है, तो इस तरह से आपको जो अपने राजस्थान की नस्लें उनको पढ़ना होगा, चाहे वो गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, भेड़ की है, पशुओं की है, ऊंट की है, कुकुट की है। ऊंट तो आप जीके में बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ देते हो, यहाँ कुछ ज्यादा स्पेशली नहीं है। ऊंट पढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि ऊंट अकेला कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ नहीं है, परिवहन से भी जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप ऊंट महोत्सव के बारे में भी पढ़ते हो, उसके अलावा गोरबंद के बारे में भी पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। तो ऊंट आप जीके में भी कवर करते हो। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर जीके पढ़ रहे हैं पहले से, या फिर सामाजिक पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये तो हमारे से बिल्कुल हटके हो गया। बिल्कुल हटके नहीं है। आपके लिए वो चीज बिल्कुल हटके हो सकती है अगर मैं बोलूं कि ये बाइनरी लैंग्वेज है जिससे सॉफ्टवेयर तैयार होगा।
आपको पता ही नहीं बाइनरी लैंग्वेज क्या और सॉफ्टवेयर कैसे तैयार करना है। ये चीजें आप अपने घरों में देखते हैं, वो की वो है, आपसे दूर नहीं है ये चीजें। और यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बैठा होगा एक, तो मुझे नजर आ रहा है। तो ये सब एग्रीकल्चर वाले क्या है, पशुपालन को सबसे मार्जिनल सब्जेक्ट मानते हैं हमेशा। 20 नंबर का क्या है, ये पशुपालन आएगा। जैसे कृषि पर्यवेक्षक की बात करें, 60 नंबर का कृषि आता है उसमें। तो बोलते हैं कि इस 20 नंबर में तो हमें एक भी गलत नहीं करना है, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे छोटा और प्रैक्टिकली अप्रोच वाला है, और उसको मार्जिनल लेके चलते हैं हमेशा। तो आप इससे डर नहीं सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल से जुड़ा है, आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, आप इसे बहुत इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है पशुओं के अंदर सींग रोदन, मतलब सींग कैसे काटेंगे, सींग न आए, क्योंकि सींग किसी के भी आ जाए, अड़ जाते हैं ना, आपने भी आ जाए तो भी दिक्कत हो जाए, तो पशुओं के भी सींग आए दिक्कत ही करेगा। तो वो सींग रोदन है। पशुओं की आयु ज्ञात करना। अब आप कोई पशु खरीदने जाते हैं, आपको बोल दे कि अभी तो इसके 2 ही ब्यात पूरे हुए, और क्या पता 5 ब्यात पूरे हो जाए, और हमें तो 1, 2, 3 ब्यात वाला पशु खरीदने में ही फायदा है। 10 से 13 ही तो ब्यात आने हैं, सारे 5वें और 7वें ब्यात के बाद तो दूध उत्पादन ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ज्ञान आपको नहीं होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को होगा कि घर में पशु रखते हैं। तो वो आयु किस लिए ज्ञात करनी है, सारी प्रैक्टिकल अप्रोच है। पशुओं का वजन निर्धारण करना, वजन के अनुसार उन्हें आहार दिया जाता है, वजन के अनुसार ही पता लगता है कि वो स्वस्थ है या कमजोर है। जैसे अपने उम्र ले लेते हैं, उस उम्र के हिसाब से हमारा वजन नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि ये क्या है, कमजोर है, तो बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट है, वो कैसे किया जा सकता है। वही सेम पशुओं के लिए होता है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान व संकर प्रजनन। आजकल आप घरों में देखते हैं कि नेचुरल प्रजनन, प्राकृतिक प्रजनन नहीं चलता है, आजकल ज्यादातर क्या चलता है, कृत्रिम प्रजनन। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, नस्ल सुधार भी होता है। पशुओं में बदियाकरण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा चारागाह है विकास। ये काम तो आपको घर जाते तब दिया जाता है, जा भाई पट्ठा लिया बेलो के कर, है ना, तो वो वहां पे आपको पता लग जाएगा भी यहाँ कौन कौन सी चारे वाली, 3-4 गिनी चुनी चारे वाली फसल है, उनका कैसे उपयोग करते हो, हरा भी उपयोग कर लेते हो, सुखा के भी उपयोग कर लेते हो। तो वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। पशुओं में आवास प्रबंधन, अपने घरों में जो आवास प्रबंधन होता है वो इतना वैज्ञानिक नहीं होता, बस यहाँ आपको वैज्ञानिक दायरे से पढ़ना होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट अपने बात करें पशुओं को चिन्हित करना, ताकि पहचान सके। अपने घर में 4-5 पशु है तो पहचानने की जरूरत नहीं, वैसे ही पहचान में आ जाते हैं। लेकिन आप बहुत बड़ी डेयरी कर रहे हैं, उसमें आप 50 पशु 100 पशु रख रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सा पशु क्या है, कब इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, कब इसको क्या पोषण देना है, कब इसको गर्भित करवाना है, कब इसकी कितनी उम्र हो चुकी है, कब इसका सींग रोदन करवाना है। तो इसलिए पशुओं को चिन्हित करना जरूरी है, ताकि उनकी पहचान हो सके। उसके अलावा स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। कोई पशु बीमार हो जाता है तो आप सीधा वेटरनरी डॉक्टर को नहीं बुलाओगे, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी, हमें भी तो अब मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम हो जाता है, हम डॉक्टर के पास थोड़ी पहुंच जाएंगे। अब पशु के डॉक्टर मंगवाना जो है ना, वो महंगा पड़ता है इंसान के डॉक्टर से। आप तो मेडिकल पे जाके 5 रुपए की टेबलेट, 10 रुपए की टेबलेट ले लोगे, लेकिन अगर कोई वेटरनरियन अगर हमारे घर पे आया है तो वो पेट्रोल का पैसा अलग से मांगेगा, चाहे वो सरकारी। और फिर हमारे एक रीति रिवाज पहले से ही शुरू है कि हम मूल निवास बनाने जाते हैं, कोई भला पटवारी है बना भी देता है, तो फिर भी बोलते हैं ये लो जी 150 रुपए। तो वेटरनरियन घर पे आएगा तो 150 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। तो जनरली आप देखते हो घरों में पशु थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है तो हम उसका प्राथमिक उपचार करते हैं, जैसे खुद का प्राथमिक उपचार करते हैं। तो वही चीजें हैं कि बीमार पशु की क्या पहचान है और स्वस्थ पशु की क्या पहचान है। बीमार है तो उसको कौन सी बीमारी है, जो सामान्य बीमारी है हम उसको पहचान सके, ताकि उसके मुताबिक उसका उपचार है वो कर सके। नेक्स्ट है कुक्कुट रोग, जो पक्षी, कुक्कुट का मतलब होता है पक्षी, और अपने स्पेशली पक्षियों में एक ही पक्षी की बात करनी है, मुर्गियों की, क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से मुर्गी पालन ही चलता है। अभी और ज्यादा बटेर का पालन या फिर एमू का पालन या फिर बतख का पालन इतना ज्यादा नहीं चलता है। पशुओं की औषधियां, छोटी मोटी औषधि है वो तो अपने को पता होना चाहिए, ताकि हम घर पे प्राथमिक उपचार दे सकें। आपने घर पे देखा होगा कई बार पशुओं को अपने अजवाइन दे देते हैं या कभी किसी प्रकार का भोजन दे दें, ताकि ये क्या है वापस से स्वस्थ हो जाए। तो वो जो घर पे घरेलू स्तर पर जो औषधियां काम में ली जाती है, देखो वैकेंसी किसकी है, अटेंडेंट की है, यानी जो डॉक्टर आएगा उसका सहायक है। तो अब सहायक का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए तो आपको यहाँ मेडिकल पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। जो सामान्य ज्ञान है वो, उसके बाद वहां डॉक्टर के पास रहोगे तो आप प्रैक्टिकली सीख जाओगे। कई बार डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचा तो आप भी तो ट्रीटमेंट कर ही देते हैं। वो किताबों से जितना नहीं सीखोगे, जितना तो वहां प्रैक्टिकली सीखोगे। और यहाँ पे आपको कोई मेडिकल स्टडी नहीं करनी होती है या वेटरनरी स्टडी नहीं करनी होती है, बहुत ऊपर ऊपर की स्टडी करनी होती है। उसके बाद दूध दोहन की विधियां, दूध दोहन की विधियां 2-3 विधियां जो आप घरों में ही देखते हैं।
कई इस तरह से अंगूठा रख के दोहन करते हैं, कई इस तरह से दोहन करते हैं। बोले ये वाली ठीक है क्योंकि पशु को चोट नहीं आती है, पशु को पैर नहीं होता, बस विधियां हो। तो बड़ा सिंपल पार्ट है ये। उसके अलावा दुग्ध शाल के बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे? सफाई का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप दूधी होते हैं, उसकी टंकी में अगर मुंह डालोगे तो उसमें बहुत बुरी स्मेल आएगी। आप चाहते हैं वो स्मेल नहीं आए, तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। वो घर वाले भी सीख ले तो बढ़िया बात है ना। सेम ही चीज है पॉलीथीन से। ये बहुत बड़ी समस्या है। मार्केट में पॉलीथीन का बहुत यूज होता है। कई बार बहुत सारे एक्ट, लॉ, ऑर्डर्स और रूल्स आए हैं, उसके बाद भी पॉलीथीन बैन नहीं हुआ है। तो अब पशु पॉलीथीन खा लेता है तो उसके पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, डिग्रेडेबल तो होता ही नहीं, आपको पता है। तो पशुओं के बॉडी में भी क्या डाइजेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आहार नाल में फंस जाता है, कभी कभी मृत्यु तक का भी कारण है वो हो जाता है। तो इनसे कैसे बचाएं, इनका प्रबंधन कैसे करें? गोबर मूत्र का उचित उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने? जैसे सबसे बढ़िया उपयोग तो अपने खाद बनाने में कर सकते हैं या गोबर गैस बनाने में कर सकते हैं। तो दो चीजें इसमें आ जाएगी, गौशाला की साफ सफाई और उसके अलावा पशु पालन से संबंधित जो भी योजनाएं चाहे आप इस सब्जेक्ट में जाओ नहीं जाओ, आपका कोई सा भी सिलेबस है, राजस्थान का जीके पढ़ते हो तो योजनाएं आपको पढ़नी ही पड़ती है। वो सारी की सारी योजना यहाँ उतर आई है, कोई अलग से एडिशनल चीजें आपकी नहीं है। कहने को तो 45 क्वेश्चन का ये पार्ट है, लेकिन इस 45 में आप 10-15 पहले से ही कवर करते हैं। मान के चलिए 100% कवर करते हैं। बाकी जो बचा है वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, ऊपर ऊपर की अप्रोच है। अब इसके लिए मैटर आपको 10वीं तक की बुक में नहीं मिलेगा। कोई भी गाइड निकाल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो देगा, लेकिन हमने इसका एक एक पार्ट कवर किया। ये पूरे का पूरा जो अपनी बुक है उसका ही कंटेंट है, इंडेक्स है। मतलब सिलेबस आप लो, सिलेबस का एक भी पार्ट इसमें नहीं बचा हुआ है। कोई आप 11th-12th की भी बुक लेते हो तो वहां भी ये पूरा कवर नहीं होने वाला, क्योंकि 2-3 पार्ट है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए नए हैं। तो यहाँ पे एक कंपाइल मैटर है और ये मान के चलिए कि 45 में से 45 कवर होगा। कोई भी आउट ऑफ अपनी जो गाइड है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। अब बात रही कि आप पढ़ेंगे कैसे। जैसा आप जीके पढ़ रहे हैं वैसा ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कोई स्पेशल नहीं है और कोई मैथमेटिक जैसी चीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समझाया जाए तो आप समझ पाए या नहीं पाए। मैंने कहा ना, जो घरों में होता है उसी को हमने क्या है किताबों में उतार दिया है। और हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, हम क्यों कमजोर रह जाते हैं? क्योंकि इसका कारण है क्योंकि हम भारतीय हैं, किसी भी चीज का आनंद पूरी तरह से ले नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? आप पढ़ने आए हुए हो, आपने ये शेड्यूल नहीं डिसाइड कर रखा है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। बैठने को तो आप कोचिंग के उसमें लाइब्रेरी में 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। 10 घंटे सामने किताब खुली, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, और 10 घंटे आप रेगुलर पढ़ ही नहीं सकते, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। 1 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपका दिमाग कहता है 5-7 मिनट तो छोड़ दो, मैं वापस से क्या हो जाऊं, रिफ्रेश हो जाऊं। मैंने कहा ना, हम भारतीय पूरी किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाते। जब लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ते हैं तब लगता है यार घूमने चलें, फोन पे बात करें, चैट करें, या फिर एक रील देख लेते हैं, बाद में नहीं देखेंगे। एक देखने के चक्कर में पता नहीं कितनी स्क्रॉल हो जाती है और उसके बाद पता लगता है आधा घंटा तो गया। उसी दिन से हम प्रण लेते हैं कि आज के बाद नहीं देखेंगे, और शाम को फिर वही वापस कहानी स्टार्ट हो जाती है। नहीं हो जाती, ये सबके साथ हो रहा है। कोई एक भी आप में से अछूता नहीं है इसमें से, अगर आपके पास मल्टीमीडिया फोन है तो। क्योंकि इसका निवारण कुछ है ही नहीं। निवारण तभी होगा जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट का बढ़िया प्लान होगा। पढ़ने का मतलब कभी भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना होता। पढ़ने का मतलब कभी दुनिया से कटना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब सीरियस होना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मुंह से आपके स्माइल उड़ गई है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दाढ़ी बढ़ गई है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बाल बिखरे हुए हैं। पढ़ने का मतलब है कि 6 घंटे पढ़ो तो टिका के 6 घंटे पढ़ो। 1-1 घंटे के सेशन ले लो। उसमें न तो आपका मोबाइल यूज होना चाहिए, न आपकी चैट यूज होनी चाहिए, न ही आपकी एक रील यूज होनी चाहिए। उसके बाद आपका मन करता है कि हमें तो बाहर घूम के आना है। मैं कह रहा हूं उन 6 घंटे के बाद घूमिए, कुछ भी करिए, क्या प्रॉब्लम। आपको मोबाइल चलाना, आप 2 घंटे चलाओ, जब तक आपकी अंगुलियां जवाब नहीं दे देती तब तक चलाओ, लेकिन उन 6 घंटों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। लोग भाई 6 घंटे पढ़ के RS IAS निकाल देते हैं, तुम यहाँ पे 10वीं-12वीं का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे क्या? पढ़ना तो एक बार जीवन में पड़ेगा। 6 महीने की पढ़ाई बहुत होती है। 6 महीने अगर तसल्ली से पढ़ देते हो, शेड्यूल के साथ पढ़ देते हो, देखो खुद के साथ इतना सा कमिट करना है, भी मेरा ये पढ़ने का टाइम है, इस दौरान मैं कुछ नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं चाहे घूमूं फिरूं, मस्ती करूं, कुछ भी करूं। वो 6 घंटे, देखो आपके दिन में 24 घंटे हैं, 6 घंटे सो लेते हो तो पर्याप्त है, लेकिन कई डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, 8 घंटे बोल देते हैं, चलो 16 घंटे बच गए।
16 घंटे में 2 घंटे में खाना पीना नहाना हो गया, पीछे कितने बच गए? 14 घंटे। 4 घंटे कोचिंग आ गए, 10 घंटे। अब 10 घंटे में से आप 5 या 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो, बाकी 5 घंटे रोड फिर लो। तो रोड फिरने वाला भी मन में नहीं रहेगा, रील वाला भी मन में नहीं रहेगा, और पढ़ाई की पढ़ाई और सिलेक्शन का सिलेक्शन आ जाएगा। नहीं तो 10 घंटे में से एक्चुअल स्टडी आपकी निकलती है 2 से 3 घंटे, वो भी विदाउट कंसंट्रेशन की, यानी बिना एकाग्रता की। अभी कई कार्यालय आजकल तो टाइट हो गए हैं सारे। पहले सरकारी अफसर डिपार्टमेंट में पहुंचते थे, 10 बजे का टाइम है तो वो 10:30 तक चेयर चूर झड़का के बैठते थे, फिर वो थोड़ी देर फोन चलाते, आस पड़ोसी से बात करते, 11 बज जाते थे, और 1 बजे लंच का टाइम होता था, 12 बजे टिफिन संभालने लग जाते थे। फिर वो 2 बजे वापस आके बैठते थे तो 2:30 बज जाते थे उनको बैठते बैठते। फिर 5 बजे उसका ऑफिस एंड हो रहा है तो 4 बजे लोगों को बोलते थे अब तो यार छुट्टी का टाइम हो गया, कल आना। तो वो वास्तव में घर से तो बोल के गए, 8 घंटे ड्यूटी करने गए और करके वो 4 घंटे भी नहीं आए। वही हाल अपना है। वे अपने घर से तो गंगानगर किस लिए आए हुए हैं? कोई जीडी का एग्जाम के लिए, कोई पशु परिचर का एग्जाम के लिए, कोई आरएएस का, कोई रिट का। लेकिन आप घर पे बोलते कितने घंटे पढ़ते हो बेटा बेटी, तो आप बोलते हो 10 घंटा लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। आप सही बोलते हो, ईमानदारी से आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, बाकी आप समझ गए, है ना। आप ये कभी बोलते ही नहीं कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, क्योंकि आप तो ईमानदार लोग। लेकिन किसी से ईमानदारी बरतने की जरूरत नहीं है, खुद से ही बरतने की जरूरत है। और खुद को ही बताना कि मैंने आज 5 घंटे पढ़ाई की है, मैंने आज 6 घंटे पढ़ाई की है। और वो तभी होगा जब आपके पास प्लान होगा। जहां बैठते वहां लिखा होगा ना भी 6 घंटे मुझे पढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बांध के रखेगा भी 6 घंटे बैठ जाओ। और जब आपने दिमाग में सोचा है तो दिमाग में तो योजनाएं आप चलते चलते ही पता नहीं कितनी बना लेते हैं। दिमाग में बनी योजनाएं लंबी नहीं चलने वाली है, योजना तो पेपर की होती है। आजकल बहुत सारी वेब सीरीज देखते हो जिसमें से एक मनी हाइस्ट भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। वो इसलिए सक्सेस है क्योंकि उसकी योजना क्या होती है, सारी की सारी पेपर प्लान होती है। वो आपको यही मैसेज देता है, आपकी योजना बेहतरीन होनी चाहिए, और जहां पढ़ते हो वहां पे योजना चिपकी होगी। अगर आप योजना बनाते हो, आप उस योजना में ऐसा लिखते हो कि मुझे फर्स्ट रैंक लेके आनी है, तो तुम उसको पढ़ पढ़ के खुद हंसोगे, शीशे के सामने जाओगे खुद हंसोगे, पहली रैंक और मैं। आप खुद पे भरोसा करते ही विधान हंसी आसी तेरी रैंक और पहली, तो लगाओगा ही कौन। लेकिन अगर लगा लोगे तो वो रैंक आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपको इसके लिए काम करना है। आप अपना टाइम शेड्यूल लगा लोगे तो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको इसी शेड्यूल के अनुसार चलना है। मैंने कहा कि अगर आप 4 घंटे अपने जीवन में घूमने फिरने, मस्ती करने, मोबाइल चलाने, किसी में भी निकाल लेते हो तो आपके लिए पर्याप्त है दिन में। आपका दिमाग अवरुद्ध नहीं होगा, आप दुनिया से जुड़े रहेंगे। लेकिन 6 घंटे पढ़ने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। और मैंने बताया ना, टाइम शेड्यूल देख लो, 24 घंटे का टाइम बहुत होता है, बहुत होता है 24 घंटे का टाइम, अगर आप ढंग से उसको मैनेज करें। और आपका सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है वो क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। जिसने डिसीजन मेकिंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों ही अच्छे इंप्रूव कर लिए तो वो कभी पीछे नहीं रहेगा। चाहे वो खत्म होकर 0 हो जाए लेकिन वापस उठ जाएगा। ये दोनों चीज नहीं है तो आपके पास बहुत कुछ है तो उतना ही रह जाएगा, उससे आगे निकलेगा ही। ये बनी बात है। आप बड़े बड़े मोटिवेशन सुनते, जरूरत ही नहीं, इन 2 चीजों पे आप खुद ही अमल कर लो। आपके दिमाग में सारी चीजों का ज्ञान है। कई बार कुत्ते के पत्थर मारते तो बाद में पछतावा होता है, यार क्यों मारे। तो ऑलरेडी आपके दिमाग में सब कुछ है, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये सिलेबस इतना है कि इसके बाद कोई सा भी एग्जाम दे देना, कोई सा भी नहीं रुकने वाला है। अगर ये सिलेबस है तो। दूसरा है तो जाहिर सी बात है एडिशनल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। तो अपने ये जो पशु परिचर वाली जो वैकेंसी है, इसमें जो साइंस का अपने जो पार्ट लिखा हुआ है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान। देखो ये जो वैकेंसी है ये है 10th लेवल की। इसमें साइंस का जो पार्ट आएगा, अपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो भी 10th लेवल तक के पूछे जाएंगे। इसमें अपन ने कुछ सार तो अपन ने क्या किया है, जो पशु परिचर की जो बुक निकाली है अपन ने, संकल्प ने, उसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक तो 6ठी से लेके 10वीं तक का कुछ सार निकाल के और उस बुक के अंदर दे दिया। मेनली अगर अपने बात करें तो ज्यादातर ये जो साइंस के जो टॉपिक है ना, ये 9वीं और 10वीं क्लास की जो किताब है ना, वहां से अपने कवर कर सकते हैं। इसमें यदि अपने बात करें जैसे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या क्या है, तो जनरल साइंस की यदि अपने बात करें, इसके अंदर अपने 3 पार्ट्स पढ़ते हैं।
साइंस में आप कोई भी चीज की जैसे तैयारी करो तो इसमें साइंस के अंदर 3 अलग अलग पार्ट आते हैं। पहला जो अपना पार्ट आता है वो आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। देखो मैं आपको सीधी सी भाषा में बात बताता हूं कि 10वीं जो क्लास है ना, 10वीं क्लास के अंदर साइंस के 15 चैप्टर दिए हुए हैं और 9th की जो बुक पढ़ते हो 15 चैप्टर उसके अंदर दिए हुए हैं। टोटल जो चैप्टर है वो अपने दिए हुए हैं 30 चैप्टर। उन 30 चैप्टर का सार है ये जो किताब अपन ने निकाली है ये, और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। जैसे ज्यादातर आप जैसे कोई भी चीज की आप तैयारी करते हो, जैसे पटवारी की या कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ आता है दैनिक विज्ञान। तो आप क्या करते हो, कौन सी बुक लेके आते हो, आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ 9वीं 10वीं की जो किताब है एनसीईआरटी की है वो पढ़े अपने, और ज्यादातर प्रश्न है ना वो भी उसी किताब से पूछे जाते हैं। उसके आपने अपने 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो उसके पीछे किताब के पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ प्रश्न दिए हुए होते थे 10-12। आप चेक कर लेना। जैसे मान लो ये आरएस का अभी एग्जाम हुआ था पीछे, अभी पिछले संडे को हुआ था, पिछले से पिछले संडे को। तो अपने बात करें उसके अंदर बायोलॉजी के 6 या 7 प्रश्न आए थे। उनमें से 4 प्रश्न ऐसे थे जो 9वीं और 10वीं क्लास के लास्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे ना वो दिए हुए थे। इसमें अपने यदि अपने बात करें, जैसे मान लो बायोलॉजी के अंदर जीव विज्ञान के अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो इसके अंदर है अनुवांशिकता और न्यूक्लिक एसिड वाला। बायोलॉजी के अंदर यदि अपने बात करें, एक तो जेनेटिक्स है, दूसरा इसके अंदर है कौन सा, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है जो अपने पढ़ते भी हैं और सामान्य है। दूसरा यदि अपने बात करें बायोलॉजी के अंदर, एक है अपने रक्त वाला परिसंचरण तंत्र वाला जो टॉपिक। इसमें कई तंत्र है अपने, अकेला एक परिसंचरण तंत्र नहीं है, इसके साथ परिसंचरण तंत्र के साथ तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये 4 टॉपिक और पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर यदि अपने बात करें तो उसके अंदर पोषण, मानव रोग, पारिस्थितिकी, पर्यावरण प्रदूषण, पादपों का आर्थिक महत्व, जंतुओं का जैव विविधता, ये जो टॉपिक है ना ये अपन ने लगभग 10 से टॉपिक लिखे हैं। 4 टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये एक्स्ट्रा। इसके अलावा है एक कोशिका वाला टॉपिक है, इसके अलावा जो अपने एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। बाकी ये जो टॉपिक है ना ये अपने बायोलॉजी के अंदर आएंगे। इसमें आप 2 जगह से कवर कर सकते हो। एक तो आपकी जो 10वीं की किताब है ना, एनसीईआरटी लो चाहे आरबीएससी की लो, उसमें 15 चैप्टर है, वो आप 10वीं की किताब क्लियर कर लो ना। जैसे मैं आपको बात बताऊं, 10वीं की किताब में पहला चैप्टर है, तीनों के कमांड बता देता हूं। पहला चैप्टर है 10वीं की किताब में रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण आता है एनसीईआरटी में। दूसरा है अम्ल, क्षार, लवण। तीसरा है धातु है धातु। चौथा जो चैप्टर है कार्बन व उसके यौगिक। 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 6ठा चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें ये सारे तंत्र आते हैं। 7वां है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। 8वां जो चैप्टर है वो जनन है और 9वां अनुवांशिकता है ये। और फिजिक्स के अंदर बात करें तो 10वां है प्रकाश, 11वां मानव रेतर, 12वां विद्युत, 13वां विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और 14वां 15वां है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो चैप्टर है। तो ये चैप्टर अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे बायोलॉजी के अंदर तो मैंने 10 चैप्टर बता दिए। भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में यदि बात करें तो सामान्य एक तो मापन और यांत्रिकी, जैसे आप कई चीजों के मात्रक वगैरह पढ़ते हो, भी इसका सीजीएस पद्धति में क्या होगा, इसका एफपीएस पद्धति में क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये अलग अलग अपने मात्रक पढ़ेंगे इसके अंदर। और उसके अलावा बल, गति के नियम, प्रकाश, दर्पण, लेंस, विद्युत, कार्य, ऊर्जा व शक्ति, ध्वनि, ये 8 चैप्टर है। ये किसके अंदर है, अपने भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर है अपने वो 6 चैप्टर है जो मैंने अभी बताए थे। कौन कौन से, एक तो पदार्थ, ये 9th क्लास का चैप्टर है। परमाणु संरचना ये 9th क्लास में है। ये बाकी जो 4 चैप्टर रह गए नीचे वाले, धातु है धातु, कार्बन व उसके यौगिक, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ये है अपने कौन सी क्लास के, 10वीं क्लास के। समझ गए मेरी बात। तो इसमें सीधी सी भाषा में मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बात बता दूं कि 9वीं 10वीं की किताब में सामान्य जनरल साइंस के अंदर जो चैप्टर है ना वो अपने को पशु परिचर वाले में अपने पढ़ेंगे एक तरह से। समझे मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बातें? हाँ, बड़े ऐसे सीरियस होके बैठे हो आज है। तो कहने का मेरा मेन मतलब यही है कि सामान्य विज्ञान के अंदर कहीं भी वर्ड आ जाए ना सामान्य विज्ञान का, चाहे आरएस का हो चाहे कोई हो, आप 6 से 10 तक किताबें पढ़ो। और 6 से 10 तक यदि नहीं पढ़ सकते तो 2 किताबें ले आओ आप, एक 9वीं क्लास की और एक 10वीं क्लास की। 2 किताबों के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। बाकी
ये जो चैप्टर ये लिखे हुए हैं अपन ने जो पशु परिचर वाली वैकेंसी निकाली है ना, उसके अंदर ये सारे के सारे चैप्टर दिए हुए हैं एक तरह से, ठीक है। चलो धन्यवाद भी।